हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने प्रीपोजिशंस का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे, यानी ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं या आगे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चंस जो हमारे काफ़ी सिमिलर हैं पीवाईक्यूज से, राइट। जिस तरीके से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस करने की नीड क्यों होती है? क्योंकि जब भी आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, या ऐसे क्वेश्चंस उसके बेस पे आपके एग्जाम में उस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन भी आपके लिए उतना ही नया है जितना आप एग्जाम में अपने पेपर के टाइम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप उस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, यानी उससे आपको कॉन्फिडेंस होगा कि जिस तरीके से आपने तैयारी करी है, जिस तरीके से आपने कॉन्सेप्ट्स को सीखा है, वो राइट तरीका है और उसी तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो लास्ट 3 पार्ट्स में हमने प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। देखिए, सॉल्व करने के साथ साथ हमने ये जाना कि जो हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, जो हम क्वेश्चंस उस अपने ये सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके साथ जो उनसे कॉन्सेप्ट हमारे रिलेटेड पूछे जा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट हमें कितने क्लियर हैं, राइट। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं और उसके ऊपर आप उनको आंसर करेंगे, और आंसर करने के साथ जो कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हो वो आप कितना समझ पा रहे हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप आगे भी एग्जाम में सॉल्व कर सकेंगे, राइट। सो अब क्वेश्चन 1 से हम अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते हैं और उसके बाद इनसे क्या कॉन्सेप्ट हमसे पूछा जा रहा है उसके ऊपर अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ और भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट अगर हमारे होते हैं उन सभी को भी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन 1, द एडवर्टीजमेंट ऑफर्ड अ रिवॉर्ड फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एक्टिविटीज ऑफ द टेररिस्ट। सी, अब यहाँ पर आपको बताइए कि पूछा गया है रिलेटिव टू द, और यहाँ पर जो आपसे पूछा गया वो रिलेटिंग टू द एक्टिविटीज ऑफ द टेररिस्ट, यानी आपको इसमें चेंज करना है, राइट। सो द एडवर्टीजमेंट ऑफर्ड, तो एडवर्टीजमेंट क्या ऑफर्ड कर रही थी, राइट। पास्ट का टेंस की बात हो रही है। ऑफर्ड व्हाट? अ रिवॉर्ड। अब ये रिवॉर्ड और इंफॉर्मेशन, यानी ये रिवॉर्ड किस लिए दिया जा रहा है, उसके बीच में जो 4 प्रीपोजिशन है ये रिलेशन बता रहा है। ये रिलेशन किसके बीच में बता रहा है? रिवॉर्ड के ऑफर करने पे। ये रिवॉर्ड को क्यों ऑफर किया जा रहा है? जो भी इंफॉर्मेशन देगा। अब इस इंफॉर्मेशन, कैसी इंफॉर्मेशन मांग रहा है, उसके बीच में रिलेशन देने के लिए हमने एक प्रीपोजिशन लगा दिया टू द एक्टिविटीज। किसकी एक्टिविटीज की बात हो रही है? ऑफ द टेररिस्ट। यानी एडवर्टीजमेंट में ऑफर आया कि रिवॉर्ड उसको दिया जाएगा जो टेररिस्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज की जानकारी देगा। इस क्वेश्चन को आप इतना समझिए, ये आपसे कह रहा है, राइट। क्या कहना चाह रहा है कि एडवर्टीजमेंट में ऑफर दिया गया रिवॉर्ड का, किस बारे में? इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो इंफॉर्मेशन देगा किससे रिलेटेड होनी चाहिए? टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक्टिविटीज़ और टेररिस्ट के बीच में रिलेशन किसने बताया? ऑफ ने। यानी वो एक्टिविटीज़ जो टेररिस्ट द्वारा की जा रही हैं उनके बारे में जानकारी देनी चाहिए। तो ऑफ एक यहाँ पर प्रीपोजिशन आ गया। रिवॉर्ड और इन्फॉर्मेशन के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है? 4 प्रीपोजिशन। और इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? टेररिस्ट की एक्टिविटीज से रिलेटेड है, तो उसके बीच में कौन रिलेशन बता रहा है? 2 प्रीपोजिशन, राइट। तो रिलेटिव टू होगा, एज रिलेटेड टू द होगा, विच रिलेटेड टू द होगा। देखिए, ध्यान से देखिए, एज और विच यहाँ पर ये एज अ कंजंक्शन की तरह दिए गए हैं। अगर आप यहाँ पर लिखते हो विच रिलेट टू द एक्टिविटीज ऑफ द टेररिस्ट, तो यहाँ पर विच करके आपने एक कंजंक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। एज की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ रिलेटिव टू नहीं होगा, रिलेटिंग होगा, राइट। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग, इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग चाहिए? रिलेटिंग टू द एक्टिविटीज। सो नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, शॉक्ड ऑफ फाइंडिंग। अब शॉक्ड किसकी? ये जो शॉक्ड है इसके और फाइंडिंग के बीच में जो रिलेशन बता रहा है, ऑफ बता रहा है। तो अभी हम इसको समझेंगे किस तरीके से। शॉक्ड ऑफ फाइंडिंग एन अननोन पर्सन, द आर्मी ऑफिसर ब्रिस्कली कॉट होल्ड ऑफ हिम। तो ब्रिस्कली का मतलब है उसने टाइटली उसको पकड़ लिया, राइट। एक आर्मी ऑफिसर ने, राइट। शॉक्ड ऑफ फाइंडिंग एन अननोन पर्सन, तो थोड़े शॉक्ड हुए किस बात को लेकर कि एक अननोन पर्सन मिला। फाइंडिंग एन अननोन पर्सन, राइट। फाइंडिंग एन अननोन person, the army officer briskly caught
होल्ड ऑफ हिम, तो ब्रिस्कली कॉट का मतलब क्या है कि टाइटली उसको पकड़ बना ली, एक आर्मी ऑफिसर ने टाइटली उस पर पकड़ बना ली। और ये जो शॉक्ड होने का है ये किसकी वजह से हुआ है, शॉकिंग फाउंड होगा या शॉक्ड एट फाइंडिंग होगा, राइट। देखिए जब भी आप शॉक्ड वर्ब लिखते हो, शॉक्ड का मतलब होता है चकित रह जाना, तो किसी चीज़ के ऊपर आप देख के चकित हो जाते हो, किसी घटना के ऊपर चकित हो जाते हो, या कोई आपको ऐसा कुछ मिल जाए जिसके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हो जाते हो, तो शॉक्ड के साथ आता है शॉक्ड एट, तो ऑफ नहीं होगा, इन दोनों के बीच में। वो क्यों शॉक्ड हुआ, राइट, तो वो उसको एक अननोन पर्सन मिला, राइट। तो यहाँ पर बात करेंगे शॉक्ड एट फाइंडिंग, तो बी इज़ द राइट आंसर। शॉक्ड बाय नहीं होता है, शॉकली फाउंड नहीं होगा। देखिए फाउंड यहाँ पर वर्ब हो गई और शॉकली इसके लिए क्या हो गया, एडवर्ब की तरह इन्होंने बना दिया, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास एक वर्ब आई हुई है कॉट, और ब्रिस्कली क्या है, इस वर्ब की एडवर्ब है कि किस तरीके से पकड़ा, मजबूती से पकड़ा, कॉट होल्ड ऑफ हिम, राइट। तो यहाँ पर हमें दूसरा वर्ब नहीं चाहिए, वरना उसके लिए हमें कंजंक्शन लेना पड़ता, लेकिन मेन बात आपको ध्यान देने वाली ये है कि शॉक्ड के साथ आप एट यूज करेंगे, राइट। सो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. The judge noticed that the two statements made by the accused were not consistent from each other. देखिए तो जज ने नोटिस किया, अब जज ने क्या नोटिस किया, इस नोटिस का वर्ब का पूरा ऑब्जेक्ट है ये पूरी क्लॉज। व्हाट जज नोटिस्ड, कि जज ने ये नोटिस किया कि जो दो स्टेटमेंट इस एक्यूज्ड के द्वारा दी गई हैं, राइट, किसी एक्यूज्ड के द्वारा दी गई हैं, वो आपस में कंसिस्टेंट नहीं हैं, यानी वो आपस में रिलेट नहीं कर रही हैं। आप झूठ किस तरीके से पकड़ेगा जज, कि एक स्टेटमेंट कुछ और है और एक स्टेटमेंट अगर ए है तो दूसरी बी है, यानी दोनों अलग स्टेटमेंट हैं, उसको लेकर वो कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाएगा, तो उसको पता चलेगा कि ये जो बात है ये फैब्रिकेटेड है, यानी ये बात बनाई गई हुई है। तो यहाँ पर यही इसका मूल रूप है इस सेंटेंस का। तो जज ने क्या नोटिस किया, ये पूरी क्लॉज हमें बता रही है दैट टू स्टेटमेंट्स मेड बाय, अब ये जो स्टेटमेंट्स किसके द्वारा बनाई गई हैं, मेड बाय द एक्यूज, जो एक्यूज्ड है उसके द्वारा, वर नॉट, अब ये वर किसके लिए हुआ है, स्टेटमेंट्स, द स्टेटमेंट्स वर नॉट, अब देखिए द स्टेटमेंट्स वर नॉट कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट के साथ आपको बताना है क्या, फ्रॉम ईच अदर, यहाँ फ्रॉम के साथ ईच अदर आएगा, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, वर नॉट बीइंग इनकंसिस्टेंट फॉर, राइट, वर नॉट कंसिस्टेंट विद, हैड नॉट बीन कंसिस्टेंट फॉर। तो देखिए यहाँ पर वर नॉट बिल्कुल ठीक है, द स्टेटमेंट्स वर नॉट, तो स्टेटमेंट्स के लिए हमने, अब नोटिस्ड वर्ड है, ये पास्ट की बात हो रही है, राइट, यहाँ पर हमें पता चला पास्ट की बात हो रही है, इसलिए स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, राइट। और वर क्या हो गया हमारा, यहाँ पर जो वर्ब है ये प्लूरल वर्ब है, यहाँ तक आपको ये समझ में आया, और वर्ब पास्ट में है, तो ये वर्ब में कोई एरर नहीं है, वर्ब ठीक तरीके से, तो वर नॉट बीइंग नहीं होगा, वर्ब बीइंग नहीं होता है, हैड नॉट बीन भी नहीं होगा, राइट। सो मतलब यहाँ पर आपको ध्यान दे तो वर नॉट कंसिस्टेंट, तो मेन जो चीज़ होता है कंसिस्टेंट के साथ विद आता है, कंसिस्टेंट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर रही है, तो इनकंसिस्टेंट की तो बात ही नहीं करी गई है, राइट, इनकंसिस्टेंट एट ये नहीं होगा, राइट, तो वर नॉट कंसिस्टेंट यहाँ पर होगा विद, फ्रॉम नहीं होगा, विद ईच अदर, राइट। कंसिस्टेंट के साथ आप याद रखिएगा, कंसिस्टेंट के साथ क्या होता है, विद होता है, कंसिस्टेंट के साथ आपको क्या प्रीपोजिशन रखना है, विद ईच अदर, राइट। सो डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आई एम टोटली अपोजिट इन दिस स्टेटमेंट ऑफ सम ऑफ आवर मैनेजर्स। आई एम टोटली अपोजिट, अब वो किसके अपोजिट है, अपोजिट मतलब किसी की स्टेटमेंट को ना मानना या उसके विरुद्ध में रहना। सो आई एम टोटली अपोजिट इन दिस स्टेटमेंट ऑफ सम ऑफ आवर मैनेजर्स, तो यहाँ पर बता रहा है कि उसके जो कुछ मैनेजर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं उसमें से वो कुछ मैनेजर्स की स्टेटमेंट के अपोजिट में है, तो टोटली अपोजिट इन, तो अपोजिट के साथ बताना है कि आपको अपोजिट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, राइट। तो वो उसके विरोध में बात कर रहा है, इन दिस स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई, सम,
अब ये कुछ कौन थी, ये ऑफ प्रीपोजिशन ने बता दिया मैनेजर्स। तो यानी मैनेजर्स, उसमें से भी कुछ मैनेजर्स की स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट में हमारा स्पीकर है। तो अपोजिट टू होगा या अपोज बाय होगा, राइट, या टोटली अपोज्ड टू द होगा। तो अब यहाँ पर आपको बताना है टोटली अपोजिट नहीं होता, टोटली अपोज्ड होगा कि मैं उनके विरोध में हूँ, अपोजिट नहीं होगा, अपोज्ड होगा, राइट। सो देखिए, अपोज टू नहीं होगा, अपोज बाय नहीं होगा, एब्सोल्युटली अपोज बाय नहीं होता है, अपोज टू नहीं होता है। यहाँ पर टोटली अपोज दिया हुआ है और यहाँ पर टोटली अपोज्ड होगा क्योंकि आई एम आ गया और इसके बाद अपोज्ड इसलिए यूज होगा, ये एज एडजेक्टिव की तरह हमने यूज करा है, तो अपोज्ड टू, राइट। सो सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आई वॉज टचिंग विद द पिटी when I heard that he had died. I was टचिंग विद द पेटी व्हेन आई हर्ड, जब मैंने सुना वह मर चुका था। तो राइट, उसे दुख हुआ। आई वॉज टचिंग विद द पेटी, तो टचिंग के साथ बताना, आई वॉज टच्ड बाय, राइट, आई वॉज टच्ड विद, ही हैड बीन टचिंग विद, हैड बीन टचिंग बाय। तो आपको बताना है राइट प्रीपोजिशन क्या होगा। देखिए, आई हर्ड दैट ही हैड डाइड, राइट, तो ये आपको पता चल गया। आई हर्ड, उसने सुना था कि वो मर चुका था। व्हेन आई हर्ड, जब उसने सुना था वह मर चुका था, तो ये वाली घटना पहले हुई है इसलिए पास्ट परफेक्ट में दी हुई है। उसके बाद ये उसको मरने के बाद उसे पता चला ये घटना उसके बाद हुई है, तो ये सिंपल पास्ट में दी हुई है। अब ये बता रहा है कि इस घटना की वजह से वो कैसा महसूस कर रहा था, उस वक्त की बात है। तो आई वॉज होगा या आई वॉज टच्ड होगा, तो आई वॉज टच्ड विद, राइट, तो टच्ड के साथ हम विद रखेंगे, बाय नहीं होगा, राइट। तो हैड बीन टच नहीं होगा, राइट, हैड बीन टचिंग यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये गलत तरीके से हमारा वर्ब हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो यहाँ पर होगा आई वॉज टच्ड, आई वॉज टच्ड। अब यहाँ पर आई वॉज टच्ड देखिए क्यों लिखा गया, ये पैसिव में हमने लिखा है, राइट, ये हमने पैसिव में यूज किया गया है, राइट, तो ये इसका पैसिव फॉर्म है, ये याद रखेंगे आप, राइट। बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इनकम टैक्स इज जनरली एसोसिएटेड फॉर वंस एनुअल इनकम। तो बात हो रही है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किससे एसोसिएट किए जाते हैं, किसी की एनुअल सालाना तनख्वाह से हमारा जो इनकम टैक्स है वो कटता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, इनकम टैक्स जो आप भरते हैं वो आपकी एनुअल इनकम के ऊपर देखा जाता है। स्लैब्स होते हैं, अगर आपकी एनुअल इनकम उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में आती है तो आपको इनकम टैक्स 5%, 10%, वॉट एवर इट इज़, जो भी इनकम टैक्स होता है वो आपको देना होता है। तो यहाँ यही स्टेटमेंट बोला गया कि एनुअल जो इनकम टैक्स है वो एसोशिएट किया जाता है किसी की एनुअल यानी वार्षिक जो भी सालाना तनख्वाह से, राइट। तो एसोसिएटेड के साथ बताना है कि क्या प्रीपोजिशन होगा, एसोसिएटेड विद होगा, एसोसिएटेड डिपेंडेंट टू होगा, रिलेटेड टू होगा, डिपेंड ऑन होगा। तो इसका मतलब होगा रिलेटेड टू, यानी इनकम टैक्स रिलेट करता है किसी की सालाना तनख्वाह से, तो रिलेटेड टू वंस एनुअल इनकम, राइट। सो सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द इंक्रीज्ड टाइम डिवोटिंग टू वॉच टेलीविजन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द डिक्लाइन इन रीडिंग हैबिट। देखिए, तो ये क्या बता रहा है कि जो बढ़ता समय है किसमें, जो डिवोटिंग टू वॉच टेलीविजन, तो जो टेलीविजन को देखने के लिए जो समय बढ़ रहा है वो एक कारण है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है डिक्लाइन, रीडिंग एबिलिटीज़ में कम होना। तो लोग कम क्यों पढ़ना पसंद, आजकल लोग कम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा समय अपना डिवोट कर रहे हैं टीवी देखने में। तो यहाँ पर आपको बताना है कि द इंक्रीज टाइम डिवोटिंग टू वॉच, इसके रिगार्डिंग आपको बताना है क्या ये करेक्टली यूज हुआ है। डिवोटिंग टू वॉच टेलीविजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन इन रीडिंग एबिलिटी। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, डिवोटेड फॉर ही वॉच्ड होगा। तो देखिए ही यहाँ पर क्यों लिख दिया, क्योंकि वन हमने लिख दिया, इज वन ऑफ, अब ही तो यहाँ पर ज़रूरत है नहीं, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। डिवोटेड फॉर द वॉच ऑफ गलत हो जाएगा, वॉच ऑफ द टेलीविजन नहीं होता, राइट। डिवोटेड टू कीप वॉच नहीं होगा। देखिए डिवोटेड के साथ आपने टू लिखा और वॉचिंग लिखा। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिवोटेड, टाइम किसके लिए दिया जा रहा है, टाइम को डिवोट किया जा रहा है, द इंक्रीज टाइम डिवोटेड, तो ये वर्ब हो गई V2 फॉर्म। द इंक्रीज टाइम डिवोटेड किस लिए दिया जा रहा है, टू वॉचिंग टेलीविजन, टेलीविजन देखने के लिए, राइट,
राइट, वॉचिंग टेलीविजन, तो टू वॉचिंग आएगा, राइट, बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, बिकॉज सर्टेन साइंटिफिक थ्योरीज आर कॉन्ट्राडिक्टिंग। कॉन्ट्राडिक्टिंग का मतलब होता है विरोधाभास, एक दूसरे की बात को काटते हैं। अगर कोई बात इधर हो रही है यानी कोई डायरेक्शन इस तरफ है तो दूसरी कॉन्ट्राडिक्टरी डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी, यानी अपोजिट थ्योरीज। बिकॉज सर्टेन साइंटिफिक थ्योरीज आर कॉन्ट्राडिक्टिंग विद पीपल्स रिलीजियस बिलीफ दे आर रिलेक्टेंट टू एक्सेप्ट दैम। इसका मतलब है कि कुछ साइंटिफिक थ्योरीज हैं, क्योंकि कुछ साइंटिफिक थ्योरीज लोगों के रिलीजियस बिलीफ को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, उनको विरोधाभास कराती हैं, तो इसीलिए उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सो दे आर, लोग रिलेक्टेंट हो जाते हैं, वो उन थ्योरीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वो उनके रिलीजियस बिलीफ को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, राइट। तो कॉन्ट्राडिक्टिंग विद होगा या कॉन्ट्राडिक्टिंग टू होगा, तो इसमें आपको राइट प्रीपोजिशन बताना है। कॉन्ट्रारी टू होगा या कॉन्फ्लिक्टिंग फॉर होगा। देखिए, बिकॉज सर्टेन साइंटिफिक थ्योरीज आर कॉन्ट्ररी टू, किसके विरोध में है वो, कॉन्ट्ररी टू पीपल्स रिलीजियस बिलीफ, राइट। पीपल्स किसके बिलीफ में, पीपल्स रिलीजियस बिलीफ। अब यहां पर बिलीफ क्या है, नाउन, रिलीजियस एडजेक्टिव, और ये क्या, पीपल्स रिलीजियस बिलीफ, ये जो हो गया हमारा पॉजेसिव। अब ये हो गया हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो यहां पर इसलिए आ गया कॉन्ट्ररी टू, कॉन्ट्ररी के साथ टू आता है, right? So D is the right answer. Now question number 9. Sumedh has such a sweet voice that it is nice of hearing him. अब ये बात हो रही है सुमेध has such a sweet voice, तो सुमेध की ऐसी मधुर आवाज़ है that it is nice of hearing him। इसका मतलब है कि उसको सुनना, उसकी आवाज़ को सुनना अच्छा लगता है। So it is nice of hearing him, तो हमें बताना है it is nice of hearing him में क्या आएगा। इट इज़ नाइस फॉर हियरिंग, राइट, या फिर इट इज़ नाइस टू हियर। देखिए, अगर आप बात कर रहे हो उसको सुनने के लिए तो इट इज़ नाइस, इट इज़ नाइस। अब इट के बाद हमने इज़ लगा दिया और नाइस लगा दिया, तो नाइस क्या है, क्या है, किसकी बात हो रही है, टू हियर हिम, उसको सुनना। 2 + V1, तो यहाँ पर हम इसको इन्फिनेटिव के तौर पे रखेंगे, राइट, 2 + V1, टू हियर हिम, तो उसको सुनना अच्छा लगता है, इट इज नाइस टू हियर हिम, राइट। सो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इट इज नॉट ट्रू, अब क्या सही नहीं है, दैट अ पर्सन हु इज गुड इन टू स्टडीज, राइट, इज नेसेसरली इंटेलिजेंट। तो इट इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है कि एक पर्सन, अ पर्सन, कौन पर्सन, जो कि पढ़ाई में अच्छा हो वो ज़रूरी नहीं इंटेलिजेंट हो, ये सत्य नहीं है, राइट। तो इसकी बात करें, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हु किसके लिए आ गया, इस पर्सन के लिए आया, तो हु यहाँ पर इंट्रोडक्टरी, इसको बोलते हैं हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, यानी किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, और ये किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, इस पर्सन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने लिख दिया हु इज़ नॉट गुड इन टू स्टडीज़, तो गुड, अब गुड का स्टडीज़ से रिलेशन एक प्रीपोजिशन बता रहा है जो कि इनटू है, तो आपको बताना है क्या ही इज़ नॉट, ही इज़ गुड इन स्टडीज़ होना चाहिए, गुड टू स्टडीज़ होगा, गुड बाय होगा। देखिए, गुड इन टू स्टडी होगा, ही इज़ गुड एट स्टडीज़ होगा, राइट, हैज़ बेस्ट एट स्टडी होगा, हैज़ बीन गुड। तो ये तो आप काट दीजिए, यहाँ पर कोई नहीं है। देखिए, जब भी आप किसी चीज़ में अच्छे होते हो ना, तो आप लिखते हो ही इज़ गुड एट दिस, ही इज़ गुड एट दिस, राइट। सो वॉट एवर जो भी आप लिखोगे प्लेइंग में, किसी में, तो गुड इनटू नहीं होगा, गुड एट। ही इज़ गुड एट स्टडीज़, वो पढ़ाई में अच्छा है, इसीलिए वो ज़रूरी नहीं कि वो इंटेलिजेंट हो। सो बी इज़ द राइट आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, they had not been sympathetic to the poor, they had not been, sympathetic का मतलब होता है कि किसी के लिए अच्छी भावना रखना, मतलब पुअर को देख के सिंपैथेसाइज हो जाना, उनकी मदद करना, करुणा भाव रखना, राइट। तो दे हैड नॉट बीन सिंपैथेटिक, तो वो सिंपैथेटिक नहीं थे, किसके लिए, द पुअर। द पुअर का मतलब क्या हो गया, यहाँ जितने भी गरीब हैं, या देखिए जब भी एडजेक्टिव से पहले दा लग जाता है ना, तो वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। पुअर एक एडजेक्टिव है, राइट, पुअर एक एडजेक्टिव है, लेकिन जब मैं द पुअर बात कर देता हूँ तो मैं उन सब गरीबों की बात कर रहा हूँ जिनको हम कंसिडर करते हैं कि ये लोग गरीब हैं। एक पर्टिकुलर हमारा रेंज होता है कि इस लाइन से नीचे जिसकी इनकम होगी या फिर जिसके पास कुछ बेसिक्स एमिनिटीज़ नहीं होंगी, तो उनको हम पुअर
की कैटेगरी में रखते हैं। तो यही बोल रहा है कि दे हैड नॉट बीन सिंपैथेटिक टू, तो सिंपैथेटिक के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए, राइट? दे हैव हैड नॉट बीन सिंपैथेटिक होगा, सिंपैथेसाइज्ड बाय होगा या सिंपैथेटिक होगा, हैड बीन सिंपैथेटिक होगा, इसमें कोई करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी आप जैसे रिच हो गया, रिच एक एडजेक्टिव है और इसके बाद आपने दा लिख दिया, तो दा प्लस रिच का मतलब हो जाएगा जो भी अमीर है उसकी बात हो रही है। तो जब भी आप एडजेक्टिव से पहले दा लिख देते हैं तो वो एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ये आप याद रखिएगा, राइट? सो इसमें कोई एरर नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, the salaries we pay our employees are equal the ones that commercial banks pay theirs। तो ये बात कर रहा है कि जो सैलरीज हम अपने एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं वो इक्वल हैं किसके, the ones that commercial banks pay theirs, तो जो कमर्शियल बैंक्स अपने लोगों को पे करते हैं। तो are equally like होगा, were alike होगा, are equivalent to होगा। देखो ज़रा ध्यान से देखिए, the salaries we pay our employees, the ones, अब that कंजंक्शन हो गया, कमर्शियल बैंक्स पे देयर हो गया, तो पे यहाँ पर वर्ब हो गई, सब्जेक्ट क्या हो गया, कमर्शियल बैंक्स हो गया, और देयर क्या हो गया, किसको देते हैं वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, इसीलिए हमने एक कंजंक्शन रख दिया दैट, राइट? अब देखिए द वंस यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गया, लेकिन द सैलरीज वी पे, यहाँ पर जो पे आ गया ना ये एक वर्ब हो गई, और अगेन यहाँ पर आर जो है वर्ब दे दिया, तो हमें यहाँ पर एक वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमारे पास एक कंजंक्शन है। तो यहाँ पर आएगा द सैलरीज आर इक्वलेंट टू, तो जब भी आप आर यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर ये जो नाउन आया है इसको आप किसी ना किसी के साथ एसोसिएट करोगे, तो टू प्रीपोजिशन के साथ आ जाएगा नाउन, सो आर इक्वलेंट टू। तो द सैलरीज, अब यहाँ पर है ना एक छुपा हुआ, द सैलरीज दैट वी पे आवर एम्प्लॉयज आर इक्वलेंट टू, यहाँ पर दैट है, और इस दैट को आप चाहे लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो, तो ये अंडरस्टूड होता है। द सैलरीज वी पे आवर एम्प्लॉयज आर इक्वलेंट टू, वो किसके बराबर हैं, जो बैंक अपने कमर्शियल बैंक्स अपने सैलरी अपने एम्प्लॉयज को पे करते हैं, तो डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, दे वर ऑल शॉक्ड एट हिज फेलियर इन द कॉम्पिटिशन, वो सब शॉक्ड थे किस पे, दे वर ऑल शॉक्ड, अब शॉक्ड के साथ हमने एट लगाया, ध्यान से देखिएगा, एट हिज फेलियर इन द कॉम्पिटिशन, यानी वो कॉम्पिटिशन में फेल हो गया, उसकी बात को लेकर वो बहुत जो भी लोग थे वो काफ़ी शॉक्ड थे, तो शॉक्ड के साथ एट आ गया, बिल्कुल सही है, तो शॉक्ड के साथ एट ही आता है, सो ये करेक्ट है, तो ये सब हम नहीं देखेंगे, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। अभी हम प्रीपोजिशन में एरर देख रहे हैं, तो 13 का ई पार्ट इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द ड्राइंग रूम टू विच वी हैड गोन आफ्टर डिनर, अब आपको इसमें एरर फाइंड करनी है, किसमें, अभी तक तो हम बता रहे थे कि कौन सा सूटेबल आंसर होगा, अब इसमें आपको एरर फाइंड करनी है। द ड्राइंग रूम, राइट, टू विच वी हैड गोन आफ्टर डिनर, तो जिस ड्राइंग रूम की बात हो रही है, द ड्राइंग रूम टू विच, जिस ड्राइंग रूम में हम डिनर के बाद गए, राइट, आफ्टर डिनर वॉज क्वाइट डिफरेंट, अब बोल रहे वो क्वाइट डिफरेंट था, देन द डैन इन शेप एंड साइज, वो जो गुफा की बात हो रही है उस गुफा से डिफरेंट था शेप में और साइज में। तो डिफरेंट के साथ आपको बताना है, डिफरेंट के साथ ना देन यूज़ नहीं होता है, जब भी आप बात करोगे कुछ चीज़ डिफरेंट है तो डिफरेंट फ्रॉम, सो इसके डी पार्ट में एरर है, तो राइट, सो डी पार्ट में एरर है, देन की जगह क्या यूज़ होगा, फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम द देन इन शेप एंड साइज, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, फाउंड गिल्टी ऑन मर्डर, तो ये बता रहे गिल्टी के लिए, ये देखिए गिल्टी किसके लिए फाउंड किया गया, तो गिल्टी और मर्डर के बीच में रिलेशन दे रहा है एक प्रीपोजिशन ऑन, राइट, किस लिए गिल्टी इसको फाउंड किया गया, मर्डर के लिए। द एक्यूज्ड वॉज सेंटेंस टू दैट, जो एक्यूज है उसको डेथ की सेंटेंस दे दी गई, तो फाउंड गिल्टी ऑन मर्डर, तो जब गिल्टी के साथ आप प्रीपोजिशन लिखते हो ना तो ऑन नहीं होता, गिल्टी ऑफ, किसके लिए उसको गिल्टी ठहराया गया, मर्डर के लिए, राइट, सो बी पार्ट में एरर है, ऑन की जगह क्या यूज होगा, ऑफ, राइट। तो ये बहुत बेसिक है कि आपको किसके साथ क्या प्रीपोजिशन रखना है, कहाँ पर वो प्रीपोजिशन यूज होगा, तो ये बहुत बेसिक होता है, राइट। जैसे कि इसमें डिफरेंट के साथ आप फ्रॉम यूज करोगे, डिफरेंट फ्रॉम, राइट। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, आई डू नॉट नो वाई मोस्ट पीपल
डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड इवन विद द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। यानी जो हमारा स्पीकर है वो ये बोल रहा है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वाई मोस्ट पीपल फील, बहुत सारे लोग ऐसा क्यों फील करते हैं, डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड, यानी डिप्रेस्ड मतलब और डिजेक्टेड फील करते हैं कि स्लाइटेस्ट अगर उनको कोई प्रोवोकेशन कर दे, उसको बढ़ा दे, तो उसकी वजह से वो क्या यूज़ फील करते हैं, डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड। तो अब यहाँ पर बताना है डिप्रेस्ड के साथ ना डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड विद नहीं होता, डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड एट होता है। किस बात पे आप डिप्रेस्ड या डिजेक्टेड फील करते हो, तो डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड इवन एट द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। सो डी पार्ट में एरर है, तो डिप्रेस्ड, राइट, डिप्रेस्ड या डिजेक्टेड के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे, राइट। सो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा और किस तरीके से हम उसको यूज़ करेंगे आगे चल के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डी पार्ट में एरर है, इसको आप करेक्ट करेंगे, राइट। रमेश इज फॉर्चुनेटली एक्यूज्ड विद स्टीलिंग ऑफ हैंडफुल ऑफ ऑरेंजेस फ्रॉम मोहन्स गार्डन। तो रमेश को अनफॉर्चुनेटली एक्यूज किया गया, स्टीलिंग का मतलब है उसने चुराए थे, क्या चुराए थे, हैंडफुल ऑरेंजेस, तो एक हाथ में ऑरेंजेस चुरा लिए किसी के मोहन के गार्डन से, इसलिए उसको एक्यूज किया गया। तो एक्यूज्ड विद नहीं होता है, एक्यूज्ड ऑफ होता है, गिल्टी ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, याद रखेंगे ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है, एक्यूज्ड ऑफ, गिल्टी ऑफ, राइट। तो एक्यूज्ड विद नहीं होगा, एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, चोरी के लिए उसको, राइट, एक्यूज्ड ठहराया गया, राइट। अब क्या थी वो चोरी, एक उसने हैंडफुल ऑरेंजेस चुरा लिए थे मोहन के गार्डन से, तो बी पार्ट में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, दीज वेजिटेबल्स विच आर ग्रोन हेयर आर चीप इन कॉस्ट एंड रिच ऑफ विटामिन्स। तो यहाँ पर बता रहा है कि जो वेजिटेबल्स, दीज वेजिटेबल्स विच आर ग्रोन हेयर, जो वेजिटेबल्स यहाँ पर उगाए गए हैं, उगाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं, चीप इन कॉस्ट, कॉस्ट में तो कम होंगे और विटामिन्स में भरपूर होंगे। तो रिच ऑफ नहीं होता है, रिच इन होता है, रिच इन विटामिन्स, तो विटामिन्स में उनकी मात्रा, राइट, प्रचुर होगी, जिसको बोलते हैं विटामिन से भरपूर होंगे, राइट। तो रिच इन विटामिन्स, तो डी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द ग्रेट एक्टर वॉज एंग्री विद द ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द पार्टी इन अशोका हॉल। तो जो कोई महान एक्टर था वो एंग्री हो गया, किस बात पर एंग्री हो गया, कि जैसा ट्रीटमेंट उसको अशोका हॉल में दिया गया। तो जब भी आप एंग्री लिखते हो ना, तो एंग्री के साथ राइट प्रीपोजिशन होता है एंग्री एट समथिंग, राइट, किसी चीज़ पर आप गुस्सा हो, तो एंग्री एट समथिंग, तो यहाँ पर समथिंग क्या, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो एंग्री विद नहीं होगा, एंग्री एट। एंग्री विद आता है जब आप पर्सन की बात करते हो, जब आप पर्सन की बात करते हो, लेकिन जब आप समथिंग की बात करोगे तो एंग्री एट, राइट। बी पार्ट में रहना। नाउ लास्ट क्वेश्चन हमारे लेक्चर का, डोंट गो बाय हिज अपीयरेंस। तो ये बोल रहा है कि उसके अपीयरेंस से मत जाओ। ही इज कैपेबल, अब देखो उसकी बता रहा है ही इज कैपेबल एट डूइंग एनी वर्क विदाउट एनी हेजिटेशन, यानी वो कैपेबल है किसी भी काम को करने में बिना किसी हेजिटेशन के, तो राइट। अब कैपेबल के लिए आप जब भी लिखोगे याद रखिएगा, कैपेबल डैश डूइंग समथिंग, राइट। अब आपको बताना है कैपेबल एट होता है या कैपेबल ऑफ होता है। तो जब भी आप राइट प्रीपोजिशन लिखोगे कैपेबल के लिए, तो कैपेबल ऑफ, किसी भी काम को करने के लिए कैपेबल होना, यानी वो उसमें क्षमता है किसी भी काम को करने के लिए बिना किसी हेजिटेशन के, तो कैपेबल ऑफ। तो बी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए, काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, ये आप भी आराम से कर सकते हैं। सो इन तरीके के क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में करना है, राइट। सो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, ये कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं, जैसे कैपेबल ऑफ, इनडिफरेंट, डिफरेंट के साथ फ्रॉम आएगा, राइट। एंग्री एट कब आएगा, एंग्री विद कब आएगा, रिच इन होता है, राइट, एक्यूज्ड ऑफ होता है, गिल्टी ऑफ होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जैसे डिप्रेस्ड और डिजेक्टेड एट होगा, राइट। तो इस तरीके के फिक्स्ड प्रीपोजिशंस मैंने आपको थ्योरी में भी कवर कराया है, उसकी लिस्ट दी है, उसको याद रखना है आपको, और आपको एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इनकी प्रैक्टिस करिए। अब आपको दिख रहा है कि कैपेबल ऑफ,
तो और कैसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, उनकी लिस्ट बनाइए और उनको याद करिए। थ्योरी में जो हमने दिया उनको तो याद करना ही है, वो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन आपको अपनी भी लिस्ट अपडेट करती रहनी है जो थ्योरी में हमने आपके साथ लिस्ट शेयर करी है, राइट। तो बाकी के क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी इन क्वेश्चंस को आप पढ़िए, इनके कॉन्सेप्ट्स को समझिए और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करिए जानकारी को और अपने नोट्स में बना के लिखिए, राइट। तो बाकी के क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।